नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का चूंकि 7 चरणों में चुनाव हुआ देश में, और अब हम लोग जिस शख्स से बात करना चाह रहे हैं उनका नाम विमल शर्मा है। और मेरठ बागपत में जो कोऑपरेटिव बैंक है, आप उसके चेयरमैन हैं 2 जिलों के। मेरठ में बहुत लंबे समय 2 बार यहाँ जिलाध्यक्ष रहे भाजपा के, और भाजपा में लगभग 35-38 साल से लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, चूंकि यहाँ प्रथम चरण का चुनाव था, तो यहाँ चुनाव कराने के बाद में आप यहाँ से जब हम बात करते हैं तो आगरा की कई लोकसभा सीटों में आपने जाकर प्रचार किया। उसके बाद बुंदेलखंड की बात करें तो बांदा जिले में जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद फिर मिर्जापुर, चंदौली और बनारस में आप वहाँ लगातार भाजपा का प्रचार करके आए हैं। तो हम पूछते हैं कि वहाँ का क्या सिनेरियो है और माहौल क्या है इस बार 2024 का। सर नमस्कार, आपका स्वागत है सर। थैंक यू राजेश। तो सर आप चूंकि मैं सर पहले वहीं की बात करूंगा, पूर्वांचल की। चूंकि सर पूर्वांचल में अगर हम चंदौली की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, बनारस की बात करें, वो तो प्रधानमंत्री जी का गढ़ है, उनका क्षेत्र है। वहाँ सर कैसा माहौल है? आप चूंकि बुंदेलखंड में रहे सर, बांधा में, बांधा का सर क्या माहौल है सर? तो पहले मैं सर बांधा की बात करूंगा सर, वहाँ का माहौल कैसा है सर? माहौल बहुत अच्छा है। आर के पटेल जी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे और मैंने देखा कि बहुत संगठन का बहुत ही मजबूत काम था वहाँ। जब वहाँ से गया तो हर चीज़ वो ओके थी। और देखो कितना भी हो, संगठन का काम है सरकार को बनवाना। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस तपती गर्मी में और जिस तरह काम किया, मैं आगरा भी रहा। आगरा में बघेल साहब के चुनाव में भी गया और जिस तरह से लोगों का मूवमेंट था, जिस तरह लोग काम कर रहे थे और जिस तरह जनता का आशीर्वाद मिला वहाँ, तो मैं अभिभूत हूँ। और बांदा में उसके बाद में बांदा में गया। बांदा का चुनाव भी बहुत ज़बरदस्त था। वहाँ के जो स्थानीय विधायक भी थे, तो वो बांदा सदर में ही मेरे पे जिम्मेदारी थी। वहाँ के विधायक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मेहनत कर रहे थे और देर रात तक भी। और सब जो संगठन था वो भी नियमित लगा हुआ था। जो कार्यक्रम लगे हुए थे संगठनों को लगातार काम करना, और उसका परिणाम भी चुनाव में दिखाई देगा। क्योंकि इस बार जो मुख्य मुकाबला था, इस बार तो ये माना जा रहा है कि पूरे देश में एनडीए और इंडिया का मुकाबला था। तो जैसे चंदौली में चूंकि वहाँ महेंद्रनाथ पांडे जी, आप मंत्री भी हैं भारत सरकार में, और 2 बार मुझे लगता है प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, वो बहुत मजबूत दरकत भी हैं वो भाजपा के लिए। तो आपको चंदौली में क्या लग रहा है सर, वहाँ जो सामने वाले थे इंडिया गठबंधन के, वो प्रत्याशी, मतलब उनकी रणनीति और आपकी रणनीति, तो वहाँ क्या लग रहा है सर, कितने अंतर से आप सर जीत सकते हैं वहाँ? वहाँ वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे इंडी गठबंधन से, और अपने उसमें महेंद्रनाथ पांडे जी लड़ रहे थे। और 2 विधानसभा, एक असगरा और दूसरी शिवपुर और बाकी 3 चंदौली। उसमें मुगल सराय और तुम्हारा शकीलडिया और सैयद रजा, ये 5 विधानसभा उसमें थी। मेरे पे तो जो जिम्मेदारी थी वो उसकी अजगरा की थी। हमने नीचे संगठन की बैठकों के द्वारा कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर प्रचार करने के लिए और ऐसी संरचना बनाई कि सभी को साथ ले गए। यानी कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इस गांव में गए तो कोई अलग, सामूहिक रूप से कार्यकर्ता जाके उन लोगों से मिले। और ख़ास बात ये थी कि मेरे पे तो कई पिक्चर्स भी हैं कि 100 साल का बुजुर्ग भी मोदी मोदी कर रहा अच्छा सर, जैसे वहाँ सर ये हमने देखा, हम लोग यहीं से देख रहे थे, प्रतापगढ़ में जो राजा भैया हैं कुंडा के विधायक, वो लगातार अनुप्रिया पटेल को लेके, और प्रतापगढ़ में क्या राजा भैया का असर जो था सपा की, क्या ऐसा लगा आपको सर कि मिर्जापुर चंदौली में कुछ ज़्यादा असर रहा राजा भैया का? ऐसा कुछ नहीं था। ये ज़्यादातर जो प्रभाव आ रहा था, वो कैंडिडेट जिस जाति का है, थोड़ा घना स्वभाव है कि उसका प्रभाव आता ही आता है कि भाई उसमें। लेकिन कोई मास चेंज नहीं हो रहा था कि वह संपूर्ण चेंज हो रहा था, भाई कैंडिडेट आ गया या किसी ने कह दिया। लोग बाग जो जिसका ट्रेडिशनल वोटर है, परंपरागत वोटर है, वो आसानी से सारा शिफ्ट नहीं होता। कुछ भाव में बहते हैं, कुछ व्यक्ति के जो जुड़े हुए होते हैं वो व्यक्ति के आधार पे भी कुछ बहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जाति का कैंडिडेट हो गया उससे थोड़ा प्रभावित होते हैं, इसलिए जातियों के आधार पे भी टिकट दिए जाएं कि भाई यहाँ हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा मुकाबला अच्छा होगा। सबने इसी तरह का समीकरण बैठाया, जाति के समीकरण बैठाते हैं राजनीति में, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम आया।
और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में मैंने देखा, मोस्ट बैकवर्ड तो यहाँ से लेकर वहाँ तक। मैं एक पाल समाज के गांव में गया, शाहपुर गांव वो है उसका, तो सब लोगों मतलब बहुत ही ये तो था कि भाई कई जगह मुकाबला कड़ा है। कई कई नहीं नहीं कई ऐसा था कि भाई कोई आया नहीं है, ये है, इस तरह का की बात तो आती थी, लेकिन कहते थे कि मोदी आपको वोट तो मोदी को देंगे। तो बनारस के चुनाव का प्रभाव मोदी जी के तो था, चाहे वो मिर्जापुर हो और चाहे आपका, क्योंकि एक बनारस विश्वविद्यालय जो है बड़ा कैंपस है, 5,000 तो कम से कम वहाँ वर्कर्स हैं, जो आसपास के मिर्जापुर हो, चंदौली हो, या तुम्हारी बनारस तो है ही अपने आप में, और एक वो मछली शहर वाली विधानसभा भी इसमें लगती थी एक, तो सब का बहुत प्रभाव था आसपास के उसको, और उन्होंने मोदी को प्राथमिकता के आधार पर, मुझे जो वो लगा कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए आसपास की सीटों पे इस बात का प्रभाव था। अच्छा सर, आप चूँकि वेस्ट यूपी तो आपका पूरा क्षेत्र रहा है, पूरी कर्म भूमि है, लगातार आप लगभग 3 साढ़े 3 दशक से यहाँ काम भी कर रहे हैं। एग्ज़िट पोल भी सर आ गए हैं, तो मैं सर आपसे मतलब ये पूछूँगा, मतलब ऐज कैसे दोगे? जैसे सर कैराना है, मुज़फ्फरनगर है, मेरठ है, बागपत है, इधर सर बिजनौर है, तो आपकी नज़र में क्या लग रहा है कल? क्योंकि जब चुनाव हुआ तो बहुत कड़ा मुकाबला भी हुआ इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में, तो आपको सर क्या लग रहा है मुकाबले के बीच में इन सीटों पे आप क्या मानते हैं कि सीट मतलब भाजपा कौन सीट भाजपा जीत रही है, कौन सी हार रही है और जीत रही है तो कितने अंतर से जीत रही है? देखो, पश्चिम में काम भी करा, पश्चिम का उपाध्यक्ष रहा 2 बार, मंडल मंडल तक कई बार अलग से भी चुनाव लड़ाने का वो रहा, कई जिलों के प्रभारी whip के रूप में भी रहा। यहाँ इस बार लोग समझ नहीं रहे थे। बीएसपी को, पिछली बार जो बीएसपी का वोटर था, वो अलग-अलग में थोड़ा गया। लेकिन इस बार जो बीएसपी का वोटर था, वो बीएसपी के लिए वोट कर रहा था। आपने देखा होगा इस बार, चाहे मुजफ्फरनगर सीट ले लो और चाहे तुम्हारी कोई सी सीट भी ले लो, क्योंकि उसे लगा कि पार्टी यार खत्म नहीं हो जाएगी। देखो, पश्चिम में ऐसा लग रहा था चंद्रशेखर, वो एक चंद्रशेखर एक सीट पे चाहे वो हो, लेकिन पश्चिम में बीएसपी का वोटर बीएसपी को वोट दे रहा था। उसे ये नहीं हार जीत के आधार पर नहीं दे रहा था, वो पार्टी को खड़ा करने के लिए दे रहा हो चाहे, और चाहे पार्टी के पक्ष में उसका पुराना जो ट्रेंड था वो कर रहा था, और वो जो है भाजपा के लिए वरदान साबित है। मैं निश्चित हूँ, क्योंकि मोस्ट बैकवर्ड वोट एक आध सीट पर कोई ऐसा खड़ा हो गया, थोड़ा उन्हें प्रभावित कर लिया, लेकिन अभी भी मोस्ट बैकवर्ड वोट भाजपा के पक्ष में जा रहा था, और अपर कास्ट में भाजपा का ही तरफ वोट किया। थोड़ा घना यहाँ प्रभाव जैसे ठाकुर और ये रहा, उसका थोड़ा घना प्रभाव आया, लेकिन वोट आदमी अगेंस्ट में देने के लिए नहीं था। वोटिंग परसेंटेज कुछ, जैसे हमारी अपनी विधानसभा से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लेकिन बाकी सूत्रों से पता चला कि वोट तो भाजपा की गई जो भी गई। तो ये मतलब जैसे बागपत सीट है, बहुत वहाँ ब्राह्मणी कैंडिडेट लड़ रहा था, तो कुछ उन्हें प्रभावित जरूर करता है जाति के आधार पर, लेकिन इतना प्रभावित नहीं करेगा कि जीत का चला जाए, या जो माइनॉरिटी की वोट है, मान वो है, उनकी वोट के अलावा कोई वोट वैसे इतनी, कोई बैकवर्ड उसे वोट दे गया हो, या कोई अदर कास्ट की वोट दे गया, ठाकुर दे गया हो, त्यागी दे गया हो, केवल जाति का कैंडिडेट का थोड़ा घना प्रभाव हर जगह आया है, और वो बहुत जीत को प्रभावित नहीं करा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में जो मेरा वो है, पिछली बार हम 7 जीतते थे और 7 हारे थे, और इस बार जो है मुझे लग रहा है कि 10 और 11 सीट के आसपास आएंगी, कम नहीं होंगी निश्चित। तो हम लोग बात कर रहे थे विमल शर्मा जी से, आप कोऑपरेटिव को चेयरमैन है, लगभग मैंने जैसे पहले बताया कि 3.5 दशक से लगातार वो ये कर्म भूमि है, लगातार काम कर रहे हैं, और ये माना जाता है इनके लिए कि आप उड़ते पंछी को पहचान लेते हैं कि वो कहाँ किस डाल पे जाके बैठेगा। इनका मानना है कि जो 2019 में जो लूज थी भाजपा की सीटें, वो इस बार बढ़ेंगी, और थोड़ा बहुत मुकाबला जरूर हुआ, अल्टीमेट भाजपा को एज दे रहे हैं वेस्ट यूपी की सीटों पे। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार।